Now we are discussing about fuels या फ्यूल फॉर द इंजन। फ्यूल जो नॉर्मली कितने फॉर्म में होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में। फ्यूल जो है तीन तरह के होते हैं, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसेस फॉर्म। Why do we study about fuels for the IC engine? हम क्यों पढ़ें फ्यूल्स की प्रॉपर्टीज इन IC इंजन? Because fuel properties affect the combustion process in the engine and its operation. फ्यूल प्रॉपर्टीज, जो फ्यूल की प्रॉपर्टी होगी वो इफेक्ट करेगी कंबशन प्रोसेस को और इसके ऑपरेशन को। आईसी इंजन में फ्यूल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए क्योंकि फ्यूल ने बर्न करना है तो उस हिसाब से उसकी हीट लिबरेट होगी और ऑपरेशन जो होंगे इसके, उनके टेम्परेचर उस हिसाब से वेरी करेंगे। Engines are designed to run on fuel that meet certain standards in terms of chemical and physical properties. फ्यूल की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इंजन डिज़ाइन किया जाता है जो वो हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड को मीट करके, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ स्टैंडर्ड मीट करके डिज़ाइन किया जाता है कि ये इंजन इस फ्यूल पे चलेगा। क्वालिटी ऑफ फ्यूल कैन अफेक्ट इंजन ड्यूरेबिलिटी। क्वालिटी ऑफ फ्यूल जो डिज़ाइन किया गया है उसी पे चलेगा, ठीक है। अगर उससे वेरिएशन कर गई प्रॉपर्टीज तो इंजन की ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट होगा। टू अंडरस्टैंड अटेनमेंट इल इफेक्ट of the fuel that used for IC engine on environment and human health. To understand the attendant ill effect of fuel. इसके अलावा फ्यूल जब बर्न होगा उससे क्या होती है, एग्जॉस्ट गैसेस कुछ इमिट होती हैं, तो वो एग्जॉस्ट गैसेस जो हैं एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ के लिए हजार्डस होती हैं, तो उनका इफेक्ट क्या होगा ये भी पता चल जाएगा हमें। डिप्लीशन ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल फॉर आईसी इंजन फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो डिप्लीशन कितनी हो रही है पेट्रोलियम फ्यूल की टाइम टू टाइम से, ठीक है। नॉर्मली हमारे पास इंजन में होता क्या है, कंबशन टेक प्लेस करती है। आईसी इंजन में क्या होता है, कंबशन टेक प्लेस करती है। उसमें क्या करते हैं हम, फ्यूल और एयर मिक्सचर को इंजन में डालते हैं, फिर कंबशन टेक प्लेस करेगी तो हमारे पास कुछ हीट मिलेगी जिसको हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल फॉर्म में, और कुछ फ्री गैसेस मिलती हैं। तो हमारे पास नॉर्मली हम बोल सकते हैं एयर और फ्यूल जो है बर्न होगा, फ्यूल और एयर जो है बर्न होगा, कंबस्ट होगा, उसका हमें फ्री गैसेस और हीट मिलेगी। इसलिए हमारे पास जो है हीट कितनी मिलेगी, तो इसलिए हमारे पास प्रॉपर्टीज जो है फ्लू गैस और हीट कितनी मिलेगी, इसके लिए फ्यूल की प्रॉपर्टीज जानना हमारे लिए लाजमी है। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है। टू मिनिमाइज ग्लोबल वार्मिंग वी हैव टू रिड्यूस CO2 in the environment. It is becoming main agenda of the universe to reduce CO2 emission in the environment so that environment don't get warm, क्योंकि CO2 की इमिशन एनवायरनमेंट को जल्दी ग्लोबल वार्मिंग में ढकेल रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, CO2 की इमिशन कम करना चाहते हैं। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम होते हैं। एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम कैसे होते हैं, जैसे कि टॉक्सिक सब्सटेंस जो हैं फ्यूल के बर्निंग से एमिट होते हैं फ्रॉम दी व्हीकल्स, सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड जो इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलर मैटर PM 2.5, ठीक है ना। तो हमने पार्टिकुलर मैटर आपने पढ़े थे PM 2.5 और PM 10 थे। तो PM 2.5 जो है स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ये इजीली सांस की नाली में चले जाते हैं, तो अस्थमा वगैरह के डिफरेंट इलनेस क्रिएट करते हैं। रिसोर्स एंड पेट एनर्जी प्रॉब्लम, ठीक है, जैसे कि वी नो फ्यूल्स आर डिप्लीटिंग,
फ्यूल के जो स्टोरेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की आवर डिपेंडेंस ऑन द पेट्रोल प्रोडक्ट मस्ट बी रिड्यूस्ड। तो इसलिए हमारे पास अल्टरनेट फ्यूल को सर्च करना चाहिए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं। IC engine can be operated on different type of fuels such as gases, liquids, and solid. Gases are previously used in many engines such as railways, but now they are used very rarely. Fuel for the IC engine is naturally renewable or it can be derived, artificially derived, such as by growing crops. We can get biodiesel or other fuels. सॉलिड फ्यूल है जो इनकी लिटिल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आजकल। पहले ये यूज़ होते थे जैसे कि रेलवे इंजन में, क्योंकि इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम थे। ये पहले रेलवे इंजन में यूज़ होते थे, आजकल नहीं यूज़ हो रहे। इसमें जो है बहुत सारे प्रॉब्लम थे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग। सॉलिड की साइज़ बहुत ज़्यादा होती है। इसमें प्रॉब्लम ऑफ हैंडलिंग था। फ्यूल जो अच्छी खासी जगह ले रहा था, तो हमने इंजन में रखने के लिए तो उसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना था, हैंडल करने में प्रॉब्लम था। डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड रेजिड्यू और एश। डिस्पोजिंग ऑफ सॉलिड रेजिड्यू और एश जब बर्न हो जाता है तो उसमें सॉलिड रेजिड्यू या एश रह जाता है और फीडिंग आर क्वाइट कम्बरसम, मीन हैवी है, फीडिंग मुश्किल होता है इसको। देयरफॉर दिस फ्यूल हैव बिकम अनसूटेबल फॉर आईसी इंजन एप्लीकेशन। तो सॉलिड फ्यूल है जो आजकल नहीं यूज़ कर रहे इतनी क्वांटिटी में हम, या समझेंगे यूज़ ही नहीं कर रहे। उसके बाद गैसेस फ्यूल है। गैसेस फ्यूल आर आइडियल एंड पोज वेरी फ्यू प्रॉब्लम इन यूजिंग देम इन आईसी इंजन। गैसेस फ्यूल जो है आइडियल है और वेरी फ्यू प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें मेन गैसेस कौन सी हैं? नेचुरल गैस, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस जो रिफाइनरी से मिलती है, नेचुरल गैस जो है नेचर में ही है, प्रोड्यूसर गैस जो गैस हम बनाते हैं कोल से और बायोगैस से, बायोमास से, उसको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। उसके बाद बायोगैस जो बनती है बायोमास से, और हाइड्रोजन फ्रॉम मैनी रिसोर्सेज हमें मिल जाती है। तो ये वाले डिफरेंट टाइप्स हैं जो गैसेस फ्यूल हैं। अब एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं गैसेस फ्यूल के। अब एडवांटेजेस ये है कि इट मिक्स विद एयर या मिक्सचर ऑफ द गैसेस फ्यूल विद एयर इज होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर है तो इजीली मिक्स हो जाती है। एलिमिनेट स्टार्टिंग प्रॉब्लम, जैसे कि सॉलिड फ्यूल में हमारे पास बर्निंग करनी है स्टार्ट में तो उसमें प्रॉब्लम होगा, तो ये इजीली बर्न हो जाते हैं, इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी नहीं होते। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? स्टोरेज एंड हैंडलिंग प्रॉब्लम। एक तो स्टोरेज करना है, गैसेस फॉर्म में है, ये जगह थोड़ी एज कम्पेयर टू लिक्विड ज़्यादा लेती है, और इसका हैंडलिंग का प्रॉब्लम है। इसलिए गैसेस फ्यूल जो है हमारे पास नॉर्मली पावर प्लांट्स वगैरह में ज़्यादा यूज़ की जाती है, या स्टेशनरी पावर प्लांट्स में ज़्यादा यूज़ की जाती है, जो कि लोकेट किया जाए जहाँ पर फ्यूल या गैस अवेलेबल हो उसके करीब करीब, क्योंकि हमें कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है जब हमारे पास इंजन ज़्यादा टाइम में ऑपरेट कर रहा हो। वैसे तो सीएनजी करके कंप्रेस नेचुरल गैस को हम कंप्रेस करके हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप देखें उसकी क्वांटिटी सीएनजी जगह जो है गाड़ी में कितनी ले रही होती है, और पेट्रोल की टैंक जो है कितनी ले रही होती है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से देखते हैं कि गैस जो है जगह ज़्यादा लेती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड से। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सम टाइम गैसेस को लिक्विफाइड किया जाता है, जैसे कि स्टोरेज का वॉल्यूम कम हो जाए। पर ठीक है, तो उसमें स्टोरेज वॉल्यूम कम हो जाए, लेकिन ये वाली जो अरेंजमेंट है थोड़ी रिस्की भी है और एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि गैस को हमने कंप्रेस किया है वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए। अब नेचुरल गैस पे आ जाते हैं।
Natural gas normally found in porous rock and shallow formation sealed in the rocky layer of underground। जैसे कि आपने porous rock है या आपने पेट्रोलियम रिफाइनरी में देखा होगा, ये रॉकी लेयर या अंडरग्राउंड में होती है। तो नॉर्मली ये ऑयल डिपॉजिट के ऊपर होती है। जहाँ पर पेट्रोल फील्ड होती है वहाँ पर आपको गैस भी साथ में मिल रही होती है। वी विल गेट गैस साइमल्टेनियसली विद दी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जिसको हम बोलते हैं ऑयल्स। रॉ गैस जो इसमें नेचुरल गैस में नॉर्मली मीथेन होती है। हम नेचुरल गैस को मीथेन नॉर्मली बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 60 to 90% जो है मीथेन होता है और लेयर अमाउंट होता है जो इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन होता है, और नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम की। तो हम क्या करते हैं, पहले जब हम पेट्रोल फील्ड देखते हैं तो उसमें देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्वांटिटी कितनी है और नेचुरल गैस कितनी है, क्या ये वायबल साइट है या नहीं, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें जो 60 to 90% मीथेन होती है और दूसरे अमाउंट इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये स्मॉलर क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है। और नेग्लिजिबल क्वांटिटी होती है सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम की। नेचुरल गैस जो यूज़ करते हैं हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में। नेचुरल गैस को हम आर्टिफिशियली बनाएं तो उसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूट और सिंथेटिक और सप्लीमेंटल नेचुरल गैस। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो पहले पहले हम देखते हैं जब हमने गैस को वेल से निकालना है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है और हाइड्रोकार्बन कितने हैं। हाइड्रोकार्बन कितने हैं, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, गैस कितनी है, तो उनको सेपरेट करके इनकी हम डिहाइड्रेशन की जाती है। जैसे कि वाटर जो कंटेंट है जो उनको रिमूव किया जाए, क्योंकि वाटर कंटेंट जो है कोरोसिव होते हैं, अगर वो इंजन में जाएंगे तो वो कोरोजन का प्रॉब्लम करेंगे और इंजन की लाइफ जल्दी डेटोरेट कर लेंगे। उसके अलावा हाइड्रेट भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा फ्लो जो है रुक सकता है, क्योंकि गैस जो है इजी मूव करती है एज कम्पेयर टू हाइड्रेट्स। वाटर विल आल्सो रिड्यूस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैस। अगर वाटर मौजूद होगा एक तो इंजन को डेटोरेट जल्दी करेगा और इसमें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम है, जिसकी वजह से कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैस कम हो जाएगी। उसके अलावा डीसल्फराइजेशन की जाती है। डीसल्फराइजेशन मीन रिमूवल ऑफ सल्फर कंटेंट, ठीक है, जो कि अनडिजायरेबल होता है इंजन के लिए, जिसको हम बोलते हैं सोर। सोर मीन अनडिजायरेबल इफेक्ट है सल्फर कंटेंट का इंजन पे, जिस जो अनडिजायरेबल इफेक्ट होता है उसको हम सोर बोला जाता है। व्हेन सल्फर इज रिमूव द गैस इज स्वीटेन, तो गैस जो है स्वीटन हो जाती है, फिर हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर सल्फर हम रिमूव ना करें तो हमारे पास हो सकता है कि इंजन ज़्यादा ऑपरेट करेंगे और फिर एसिड रेन भी हो जाए। एसिड रेन का प्रॉब्लम भी सल्फर की वजह से ही होता है। नॉर्मल नेचुरल गैस जो है कंपोज होती है, जो हमें मिलती है वो 90 से 95% मीथेन होती है, 0 to 4% नाइट्रोजन, 4% इथेन, 1 to 2% प्रोपेन। अब एडवांटेजेस क्या है नेचुरल गैस को यूज़ करने के। वैसे मीथेन इज ग्रीन हाउस गैस। मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है, ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ेंगे जैसे कि बर्निंग के बगैर, तो इसका इफेक्ट जो है 4 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो बर्निंग करने से क्या होगा, इसका ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कम हो जाएगा। इट्स कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो इज लोअर देन दैट ऑफ gasoline, so its CO2 emission are 20 to 25% lower because natural gas has lower quantity of carbon and hydrogen,
or we can say the ratio of carbon and hydrogen is lower in gasoline as compared to liquid fuel or solid fuel. So CO2 emissions are lower in this gas, and natural gas has higher calorific value. If an engine is switched to CNG from gasoline, then non-methane organic gases like CO2 NOx will be reduced by 30 to 60%. ठीक है, अगर CNG यूज़ की जाए इंजन में तो कार्बन मोनोऑक्साइड नॉक्स जो है 30 to 50% इंजन से एमिशन कम हो जाएगी. Toxic emission like benzene, butane and LDR were much less than with the gasoline. नेचुरल गैस कैन रिप्लेस डीजल फ्यूल इन हैवी ड्यूटी इंजन. नेचुरल गैस है जो रिप्लेस कर रही है डीजल फ्यूल को हैवी ड्यूटी इंजन में विद द एडिशन ऑफ स्पार्क्स इग्निशन सिस्टम. तो उसमें चेंजिंग क्या करनी होती है, स्पार्क इग्निशन सिस्टम लगाना होता है हमें, कुछ चेंजिंग की जाती है मॉडिफिकेशन के साथ, तो उसको हम डीजल फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं. हैवी ड्यूटी नेचुरल गैस इंजन होते हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है लो एमिशन व्हीकल बनाने के लिए विदाउट यूजिंग कैटालिटिक कन्वर्टर. अब कैटालिटिक कन्वर्टर होता क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन एग्जॉस्ट emission to reduce toxic gases and pollutant in the exhaust gases from the internal combustion engine. So we do not use catalytic converter for low emission vehicle के लिए, and will meet ultra low emission vehicle standard with a catalytic converter. अगर हमने बहुत ज़्यादा कम करनी है फिर हम कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी डोंट नीड टू यूज़ catalytic converter in this type of engine. For heavy duty application dual fuel operation is attractive. ठीक है ना, तो हम dual fuel यूज़ कर सकते हैं फॉर हैवी ड्यूटी के लिए. फॉर बसेस, लोकोमोटिव, शिप्स, कंप्रेसर, जनरेटर, दे आर ऑपरेटेड लीन टू रिड्यूस नॉक्स. तो वो ऑपरेट किया जाता है लीन पे जैसे नॉक्स कम हो जाए. हाउएवर एट लाइट लोड, जब लोड कम होगा, द लीन कंबशन कंडीशन विल डिग्रेड द कंबशन प्रोसेस. तो उससे क्या होगी, अगर वहाँ पर लाइट लोड होगा उसी इंजन में तो वहाँ पास डिग्रेड हो जाएगा कंबशन प्रोसेस और इंक्रीज करेगा HC और CO एमिशन, जो अगेन प्रॉब्लम करेगा. अब प्रोड्यूसर गैस की कंबशन बताई गई है, पहले नेचुरल गैस की थी, अब प्रोड्यूसर गैस. प्रोड्यूसर गैस में हमारे पास हाइड्रोजन जो होता है 20%, कार्बन मोनोऑक्साइड इज 9.5%, कार्बन डाइऑक्साइड 12.5, मीथेन इज 2%, ऑक्टेन नंबर, इट्स ऑक्टेन नंबर इज 100 to 105 एंड लोअर हीटिंग वैल्यू जो होती है 6.7 मेगाजूल पर मीटर क्यूब. नेक्स्ट लेक्चर में जो इसके बाद होगा फ्यूल प्रॉपर्टीज के बाद फ्यूल के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसमें लोअर हीटिंग वैल्यू, हायर हीटिंग वैल्यू, डिफरेंट टाइप्स की वैल्यू हम पढ़ेंगे. प्रोड्यूसर गैस से हमारे पास जो एनर्जी जनरेट होती है 2.5 मेगाजूल पर मीटर क्यूब, गैसोलीन एयर से 3.5 मेगाजूल पर मीटर क्यूब और डीजल एयर से 3.3 मेगाजूल पर मीटर क्यूब हमारे पास जो है एनर्जी मिलती है. नॉर्मली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लिक्विड फ्यूल, बेंजोल, अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जिसमें हमारे पास गैसोलीन, केरोसिन, डीजल ऑयल वगैरह आ जाते हैं. बेंजोल क्या है? बेंजोल इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ अ हाई टेम्परेचर कोल कार्बोनाइजेशन एंड कंसिस्ट पार्टिकुलरली ऑफ बेंजीन एंड टोलिन. ठीक है, इट इज द बाय प्रोडक्ट है. ठीक है, व्हेन वी carbonize the coal we will get these two, benzene and toluene, as a byproduct.
इसके अलावा अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल आपको पता है कौन से हैं, तो वो हमारे पास एज अ ब्लेंड यूज़ किए जाते हैं विद द फ्यूल। उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, मेन फ्यूल फॉर द आईसी इंजन है, नॉर्मली यही फ्यूल यूज़ किए जाते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बेसिक हमारे पास यूज़ करते हैं, प्राइमरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट करते हैं। इनमें जो है गैसोलीन है, केरोसिन है, डीजल ऑयल, ये वाली चीज़ें फाल करती हैं। तो आपने देखा होगा गैसोलीन इंजन, डीजल इंजन, ये नॉर्मली यूज़ हो जाते हैं। तो आपने आजकल की गाड़ियों में देखा होगा, वी आर यूजिंग द फ्यूल विच इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लिक्विड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिफाइनरी। क्रूड पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं, एंड इम्प्योरिटीज सच एज वाटर एंड सैंड। तो नॉर्मली ये वाले जो हैं बेसिक फैमिली है लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स की, उनका फार्मूला बताया गया है, और वेदर दे आर इन चेन शेप और रिंग शेप। नॉर्मली जो है पैराफिन, ओलिफिन, डायरोफिन, नॉफ्थिन एंड एरोमेटिक, ये जो है यूज़ किए जाते हैं। ये क्लासेस हैं, इनका फार्मूला ये है, जैसे पैराफिन का है CnH2n+2, ओलिफिन का CN2n, 2 माइनस हो रहा है देखें, और डायलोफिन का CnH2n-2। ठीक है, तो ये चेन शेप में होते हैं। उसका नेफ्थिन होता है CnH2n ओलिफिन, और इसका सेम फार्मूला है, लेकिन ओलिफिन जो होते हैं चेन शेप में होते हैं, जबकि नेफ्थिन रिंग फॉर्म में होते हैं। और उसके बाद एरोमेटिक भी रिंग फॉर्म में होते हैं, इसमें क्या है CnH2n-4 हो जाता है। पैराफिन जो हमने पहले पढ़ा, उसको हम अल्केन्स भी बोल सकते हैं। तो ये नॉर्मली स्ट्रेट चेन के बने होते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लाइक मीथेन, इथेन और प्रोपेन की तरह। तो एन यूज़ किया जाता है, और इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता। ईच कार्बन जो एटम जो है फुली यूटिलाइज होता है बाय कंबाइनिंग अ सिंगल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। ठीक है ना, तो अदर आइटम्स के साथ जो है हमारे पास यूटिलाइज किया जाता है कार्बन का, नॉर्मली हाइड्रोजन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड में बना होता है। तो सफिक्स एन यूज़ करते हैं, जैसे मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारे इसी में आएंगे। इनको हम टर्म कर सकते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड एंड करेक्टरिस्टिकली वेरी स्टेबल, तो ये वेरी स्टेबल भी होते हैं। उसके बाद ब्रांच चेन पैराफिन या ब्रांच चेन पैराफिन, इसका ही फार्मूला सेम है। ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास सिंपल पैराफिन का था या स्ट्रेट चेन पैराफिन, बट इट इज डिफरेंट इन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। तो उसके यहाँ से इसके डिफरेंट फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे यहाँ मीथेन, इथेन, प्रोपेन था, इसमें आइसोब्यूटेन इस तरह यूज़ होते हैं। आइसो जो है पहले यूज़ होगा। ये जो है ब्रांच चेन होते हैं, ये गुड एंटीनो क्वालिटीज़ होती है जब यूज़ करते हैं एसआई इंजन में, तो इसके नॉकिंग इतनी नहीं होती इंजन में। तो क्या ओलिफिन होते हैं, जिसको हम अल्कीन, मीथेन, एथेन, ब्यूटीन, इन जो है सफिक्स यूज़ होगी। इसमें है डबल बॉन्ड यूज़ होंगे। ठीक है, और ये स्टेबल नहीं होते ड्यू टू डबल बॉन्ड की वजह से, तो ये फौरन रिएक्शन करने की करेंगे। उसका डायलोफिन होते हैं, डायलोफिन मीन अल्काडाइन। तो ये ओलिफिन होते हैं, जो पहले हमने पढ़ा था ओलिफिन, इसमें तो इसमें ओलिफिन जो होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ होते हैं।
ठीक है। तो ओलिफिन क्या था यहाँ पर, उसमें डबल बॉन्ड यूज होता है, जबकि इसमें जो है डायलोफिन में डबल बॉन्ड वाले आइटम का डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना होता है दूसरे एटम के साथ। दे आर आल्सो अनसैचुरेटेड एंड अनस्टेबल। जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर दे विल फॉर्म गम डिपॉजिट ड्यूरिंग स्टोरेज बाय रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और ये गम की तरह का कुछ डिपॉजिट बना लेते हैं। इसमें जो आइटम आता है ब्यूटाडाइन, एसिटाइलिन, ये वाले आइटम जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद नेफ्थीन और साइक्लोपेराफिन, इनका ये फार्मूला ओलिफिन की तरह ही है जैसे हमने पढ़ा था, बट ये रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं। तो इसके आइटम जो होते हैं फॉर्म्ड एज साइक्लोपेराफिन, और ये सैचुरेटेड होते हैं और ये स्टेबल भी होते हैं एज कंपेयर टू अदर्स। इसमें जो आइटम आते हैं नेफ्थीन, डिकैलिन, इस तरह से आइटम होते हैं रिंग शेप में। उसके बाद आते हैं एरोमेटिक, या रिंग स्ट्रक्चर में, ये भी रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, लाइक बेंजीन रिंग। इसमें डबल बॉन्ड इंडिकेट करता है अनसेचुरेटेड, इसमें डबल बॉन्ड होते हैं तो ये अनसेचुरेटेड होंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या हो जाती है कंडीशन, जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो ये अनसेचुरेटेड हो जाएगा। पेनिकुलर नेचर ऑफ दिस बॉन्ड का causes दिस फैमिली टू बी मोर स्टेबल, तो ये मोर स्टेबल है देन दी अदर अनसेचुरेटेड फैमिली। दूसरी जो है अनसेचुरेटेड फैमिली है वो अनस्टेबल थी, तो उनके कंपेयर में ये बहुत स्टेबल है, जिसमें बेंजीन आ जाता है C6H6 और दूसरे भी मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो हम इनको समराइज कर सकते हैं कि नॉर्मल पैराफिन में पुअरेस्ट एंटीनॉक क्वालिटी होती है, जब वो एसआई इंजन में यूज़ किया जाएगा। अगर हमने उसकी एंटीनॉक क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो इसमें हमने कुछ चेंजिंग लानी पड़ेगी नंबर ऑफ कार्बन आइटम में, और कॉम्पैक्टनेस ऑफ द स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट किया जाए जैसे हमने बाद में किया था। जबकि एरोमेटिक जो है ऑफर करता है बेस्ट रेजिस्टेंस टू नॉकिंग, हमने ये पढ़ा है। एरोमेटिक में नॉकिंग इतनी नहीं होती, तो ये रेजिस्ट करता है नॉकिंग को। एरोमेटिक जो है रेजिस्ट करेगा नॉकिंग को एसआई इंजन में, जबकि सीआई इंजन जो है मीन के डीजल इंजन के लिए, कंपनी इंजन के लिए, ये उलट हो जाता है। नॉर्मल पैराफिन जो है बेस्ट फ्यूल है उनके लिए, जबकि एरोमेटिक जो है लेस डिजायरेबल होता है। एसआई इंजन के लिए ये एरोमेटिक डिजायरेबल है, जबकि डीजल इंजन के लिए यहाँ पास पैराफिन वाला नॉर्मल पैराफिन जो है बेस्ट डिजायरेबल फ्यूल है। क्योंकि जैसे कि नंबर ऑफ एटम जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में इंक्रीज होते हैं, तो वहाँ पर इसमें क्या थे एरोमेटिक में, नॉर्मल पैराफिन में हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम थे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ज़्यादा थे, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ज़्यादा थे, तो बॉइलिंग टेम्परेचर उससे इंक्रीज होता है। द फ्यूल विथ फ्यू एटम इन द मॉलिक्यूल टेंड टू बी मोर वोलेटाइल, तो वो ज़्यादा वोलेटाइल होगा, जिसमें फ्यूअर आइटम होंगे वो वोलेटाइल ज़्यादा होगा। The heating value generally increase as the proportion of hydrogen atom to carbon atom। और उसके बाद हमने पढ़ा था पैराफिन हैव हाईएस्ट हीटिंग वैल्यू, पैराफिन को अच्छी हीटिंग वैल्यू है, एरोमेटिक हैज द लीस्ट। अब क्रूड ऑयल फाउंड इन रॉक फॉर्मेशन, क्रूड ऑयल कहाँ मिलता है, रॉक फॉर्मेशन में, दैट वी फ्लो ओशियन थाउजेंड ईयर अगो। तो इसमें क्या है, क्रूड ऑयल हमारे पास दफन हो गए थे, जो हमने पढ़ी थी डेफिनेशन आइस रिन्यूएबल एनर्जी में एंड दूसरे सब्जेक्ट में। तो ये फॉर्मेशन इसमें टाइम लग गया था, 1000 ऑफ ईयर्स जो है गुजर के फिर बने हैं ये ऑयल्स। क्योंकि यहाँ पर क्या था, कुछ लिविंग थिंग्स थी वो
क्या हुई, दब गई थी, तो उनमें जोलॉजिकल चेंजेस आई विद द टाइम, ये दफन हो गए हीट की वजह से, इनमें जोलॉजिकल चेंजेस आती गई, फिर हमारे पास अब जो हमें मिल रहा है उसको हम बोलते हैं क्रूड ऑयल। तो ऑर्गेनिक मैटर ट्रैप बाय रॉक्स, तो उसमें क्या हुआ, जैसे उसमें दफन हुई तो ऑर्गेनिक मैटर जो है रॉक में ट्रैप्ड हो गए हैं, सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई प्रेशर और टेम्परेचर मिला, मिक्सचर ऑफ वाटर डर्ट एंड मैनी डिफरेंट हाइड्रोकार्बन फॉर वेरियस मॉडल शेप एंड साइज। तो उसमें क्या हुआ, डिफरेंट मिक्सचर बने वाटर का और ड्रग का और मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉर वेरियस मॉडल शेप एंड साइज। पहला जो ऑयल ड्रिल किया गया था वो 1859 में किया गया था यूएसए में। साइंटिस्ट का नाम आपको गिवन है। मोस्ट फ्यूल और मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, C6H5, C6H5 मीन कार्बन की कंपोजिशन एक होगी, हाइड्रोजन की कंपोजिशन दूसरी होगी। टिपिकली C इज 86% एंड हाइड्रोजन इज 14% बाय वेट। टिपिकल कंपोजिशन ऑफ क्रूड ऑयल जो नॉर्मल होती है, कार्बन की 80 से 89%, हाइड्रोजन की 12 से 14, नाइट्रोजन की 0.3 से 1, सल्फर की 0.3 से 3, ऑक्सीजन की 2 से 3। ठीक है, तो ये डिफरेंट कंपोजिशन है और दूसरे इसके अलावा मॉलिक्यूल्स थोड़ी क्वांटिटी में होते हैं। टिपिकल पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, तो ये बताए गए हैं यहाँ पर। नॉर्मली जो ये वाले प्रोडक्ट्स होते हैं हमें मिलते हैं पेट्रोल रिफाइनरी से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इनकी बॉइलिंग रेंज बताई गई है, यहाँ पर प्रोडक्ट बताया उसकी बॉइलिंग रेंज बताई गई है। तो ये बताया गया है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस टेम्परेचर पे हमारे पास फ्रिक्शन डिस्टिलेशन से हमारे पास रिमूव होगी। मोटर गैसोलीन जो है हमारे पास इस टेम्परेचर में मिलेगा, केरोसिन या जेट फ्यूल इस टेम्परेचर रेंज पे मिलेगा, डीजल फ्यूल जो है इस टेम्परेचर रेंज पे मिलेगा, फर्नेस ऑयल है जो इस टेम्परेचर रेंज में मिलेगा। तो हमारे पास क्या होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर अचीव किए जाते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास जो ये बाय प्रोडक्ट है सेपरेट हो जाते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी से। सबसे हेवियर होता है एसफाल्ट, फिर पेट्रोलियम कोक। एसफाल्ट जो 540 प्लस पे मिलता है। एसफाल्ट आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे रोड बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं एसफाल्ट। हमारे पास क्या किया जाता है, इसमें क्रूड ऑयल को डालते हैं इसमें, तो फर्नेस से पास होता है, फर्नेस से पास होगा तो यहाँ पर डिस्टिलेशन कॉलम बना होता है, तो यहाँ पर डिस्टिलेशन हो रही होती है। तो इसमें क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टेम्परेचर पे रिमूव हो जाएंगे। सबसे लाइटेस्ट गैस होती है, तो गैस जो है ऊपर से रिमूव होगी। लाइटेस्ट जो है गैस होगी तो उसकी डेंसिटी कम होगी, वो सबसे ज़्यादा ऊपर होगी। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो हमारे पास मैक्सिमम इसका टेम्परेचर लेके जाते हैं 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाते हैं। तो वेपर्स जो है एडमिट किए जाते हैं फ्रिक्शन टावर पे बॉटम से, यही बताया है बॉटम से हमारे पास एडमिट करते हैं, यहाँ से हमारे पास एडमिट करते हैं। तो इसमें कुछ लेबिरिंथ टाइप की अरेंजमेंट होती है। लेबिरिंथ मीन इरेगुलर नेटवर्क पैसेज होता है। तो इरेगुलर होता है तो वहाँ पर जैसे आएगा यहाँ से, तो लाइटेस्ट प्रोडक्ट ऊपर मूव करेगा, उससे हैवीएस्ट थोड़ा नीचे, उससे हैवीएस्ट और नीचे, उससे हैवीएस्ट और नीचे, उससे हैवीएस्ट और नीचे। और बॉटम से जो हमारे पास है डिफरेंट टाइप के वैक्स, एसफाल्ट, कोक वगैरह ये रिमूव किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर मुताबिक डिफरेंट प्रोडक्ट रिमूव किए जा रहे हैं। जैसे गैस है लेस देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे, गैसोलीन है 40 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसमें हाइड्रोकार्बन विथ 5 to 12 कार्बन एटम्स होते हैं। जो मोटर ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है वो हमें मिलता है 40 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और केरोसिन जो हमें मिलता है जिसमें हाइड्रोकार्बन विथ 12 to 16 कार्बन आइटम होते हैं। और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, फ्यूल फॉर लैम्प्स, स्टोव, ट्रैक्टर्स वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। उसका गैस ऑयल होता है जिसमें कार्बन 15 to 18 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट चीज़ें इसकी बताई गई हैं। तो फ्रिक्शन डिस्टिलेशन कॉल में इस तरह की
जो है कुछ डायग्राम होती है तो हमारे पास इस तरह से सेपरेट होते जाते हैं, डिफरेंट चैम्बर में इस तरह बना होता है। तो जिसका टेम्परेचर आएगा वो उस पर यहाँ पर जिसका लो बॉइलिंग पॉइंट वो कंडेंस हो जाएगा टॉप पे, उसका जो उसका हैवी है तो वो नीचे कंडेंस होगा। तो इस तरह सेपरेट होते जाते हैं, कंडेंसिंग की जाती है इनकी और यहाँ से रिमूव किए जाते हैं। तो ये डिफरेंट डायग्राम है, इसकी एनिमेशन आप नेट पे देख लेना और मैं भी वीडियो लेक्चर में अपलोड कर लूँगा। अब मिथेनॉल का पता है, मिथेनॉल मीन अगर मिथेनॉल लिखा हुआ है मीन के M100 है तो ये मिक्सचर है 85% मिथेनॉल 15% गैसोलीन का। और M85 की रेटिंग जो है 102 है। अगर M100 है मीन प्योर हमारे पास क्या है मिथेनॉल है, अगर M80 है मीन के 80% मिथेनॉल है 20% गैसोलीन होगी। The CT number of methanol is low at about 5 but it can be used in compression ignition engine। ये यूज़ किया जाता है कंप्रेशन ignition engine में। इथेनॉल का भी इसी तरह आप लोग देख लेना। इथेनॉल का फार्मूला होता है C2H5OH। इस उसमें मिथेनॉल के M यूज़ होता है, इसमें सिंबल E यूज़ होगा फॉर इथेनॉल। E10 है मीन गैसोलिन और इथोलिन का ब्लेंड है, 10% गैसोलिन है बाय वॉल्यूम। अगर E85 है मीन 85% इथेनॉल होगा, 15% गैसोलिन होगा। इसके कुछ एडवांटेजेस जो बताए गए हैं, इट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज बोथ नेचुरल एंड मैन्युफैक्चर्ड। तो ये दोनों से मिल जाते हैं, नेचुरल में मिल जाएंगे, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। हाई ऑक्टेन फ्यूल विथ ये हाई ऑक्टेन फ्यूल है, इनकी 18 नॉक इंडेक्स अच्छी है। ठीक है, तो ये आप लोग एडवांटेजेस देख लेना इसके। और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।